इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर कोई विदेश का आदमी है, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आगे है और वो भारत में आकर के यहाँ रहना चाहता है तो हमारे देश के लिए अच्छी बात है भाई। आएगा तो 22 भाषाएं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, समीर, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, पलमोरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 22 भाषाओं में से आपको किसी भाषा का ज्ञान। इससे पहले की क्लास में हमने फुल डिटेल में समझ लिया था कि सिटीजनशिप के लिए जो 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल्स हैं उनको हमने फुल डिटेल में समझा था। आज किस क्लास में हम समझेंगे कि सिटीजनशिप्स के लिए कौन कौन से एक्ट हैं और एक्ट्स के लिए कौन कौन से सुधार किए गए हैं, कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए किसी भी देश में जाते हैं, चाहे हम किसी भी देश में जाए, पाकिस्तान जाएँ या कहीं पे भी जाएँ, तो वहाँ पे अगर हमें नागरिकता लेनी है, सिटीजनशिप लेनी है, तो उसके लिए कुछ विशेष फीचर होंगे जिनकी मदद से, जिनके प्रोसेस को फॉलो करके हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो अगर हम सिटीजनशिप की बात करें इंडिया में, यानी कि इंडिया में हम किस तरीके से सिटीजनशिप के लिए एक्वायर हो सकते हैं, तो बात करें तो सिटीजनशिप एक्ट जिसमें आता है वो बात करता है कि हम किस तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हैं, कौन से वो कारण हैं जिनकी मदद से हम सिटीजनशिप को खो सकते हैं, यानी कि हमारी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, वो कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, तो अगर हम सिटीजनशिप एक्ट की बात करें तो वो सिटीजनशिप के लिए जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 से लेकर के 11 तक के जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि वो जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं वो उस समय की परिस्थितियों को देख करके बनाए गए थे। जब पाकिस्तान का और इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो वहाँ पे एक चीज़ थी परमिट रूल। अब परमिट रूल के लिए क्या था, जो कि अभी इस समय में, वर्तमान समय में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। परमिट रूल के लिए क्या था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ रहे, क्योंकि जो 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ था उससे 6-7 महीने पहले से ही शोर शराबा हो गया था कि पार्टीशन होगा। तो लोग क्या थे कि पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। तो अब वहाँ पे जो क्या था कि जहाँ विभाजन हो रही थी, विभाजन की प्रक्रिया, तो वहाँ पे अभंगता हो रही थी। जो लोग थे, वो जो ऑफिसर्स थे, उनका कहना नहीं माना जाता, एकदम अंदर प्रवेश किया जा रहा था इंडिया में। तो उसके लिए एक परमिट रूल लागू किया गया था। परमिट रूल का मतलब था कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वहाँ के ऑफिसर से। रजिस्ट्रेशन के बाद 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा, इसके बाद वो एक्वायर हो जाएंगे इंडियन सिटीजनशिप के पाने के लिए परमिट रूल, लेकिन जो आज के समय बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो वो जो आर्टिकल्स बनाए गए थे वो सब उस समय की परिस्थितियों को लेकर के बनाए गए थे, यानी जो उस समय की विपरीत परिस्थितियाँ चल रही थी उन परिस्थितियों को देख करके वो आर्टिकल्स बनाए गए थे। लेकिन जो सिटीजनशिप एक्ट है वो हमें बताता है कि हम किस तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हैं और किस तरीके से अपने सिटीजनशिप को खो सकते हैं। तो एक्विजिशन यानी कि सिटीजनशिप लेने के लिए यहाँ पे 5 ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हम नागरिक बन सकते हैं भारत के। तो पहला जो है वो है बाय बर्थ, यानी हम जन्म के आधार पर यहाँ पे नागरिकता ले सकते हैं, एक्वायर हैं हम यहाँ पे नागरिकता के लिए। दूसरा था डिसेंट के आधार पर, डिसेंट वंशानुगत तरीके से हम यहाँ पे नागरिकता ले सकते हैं। बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण के माध्यम से। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी कि अर्जित भूमि के माध्यम से। नेचुरलाइजेशन यानी देसीकरण के माध्यम से। तो अभी हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लॉस की बात करें, यानी कि हम कौन से वो कारण हैं जिनके कारण हमारी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी हमसे, तो वो कारण यहाँ पे है रिनंसिएशन यानी त्याग, टर्मिनेशन यानी कि बर्खास्त, डेप्टिवेशन यानी कि वंचित। ये 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से अपनी सिटीजनशिप को खो सकते हैं। तो आइए एक एक करके आइए सबसे पहले देखिए इंडियन सिटीजनशिप के लिए सबसे पहले कानून की अगर बात की जाए, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इंडियन सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता संविधान के लिए कानून कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 1955 को। 1955 में का ये कानून है भारतीय नागरिकता अधिनियम यानी कि इंडियन सिटीजनशिप का। लेकिन इसमें अगर ये पूछता है कि संशोधन कब किया गया था, संशोधन का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज़ में कमी है तो उस कमी को हम दूर करें। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम यानी कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में जो सबसे पहले सुधार किया गया था वो 1986 को किया गया था। समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर कानून पूछता है, देखिए अक्सर हम इसे मात खा जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। अगर आप अभी देखें रिसेंटली तो कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इंडियन सिटीजनशिप के लिए कानून कब लाया गया था, तो वो लाया गया था 26 नवंबर 1955 को। वहीं अगर हम यहाँ पे संशोधन की बात करें कि सिटीजनशिप के लिए कब संशोधन बनाया गया था, तो वो 1986 को बनाया गया था। अधिनियम है, इससे कई बार इसमें संशोधन किया गया है, कई बार इनकी कमियों को दूर किया गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियाँ थी। क्योंकि अब यहाँ पे हम वहाँ पे इतने उसमें पार्टीशन हुआ था इंडिया का और पाकिस्तान का, तो उस टाइम पे जितने सुधार वहाँ पे उसके आधार पर बनाया गया था। लेकिन इसमें धीरे धीरे सुधार किया गया। तो सबसे पहले सुधार किया गया था 1986 को, इसके बाद 1992 के यानी
1992 में किया गया था, इसके बाद 2003 में भी हल्का फुल्का सुधार किया गया था, इसके बाद 2005 में भी कुछ किया गया था। आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पे ही सबसे पहली गलती की गई थी जब 1955 में इसके लिए एक्ट बनाया गया था। तो जन्म के आधार पर नागरिकता, इसका मतलब भारत में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो एलिजिबल होगा इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए। तो आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा निहायती बकवास है। अब देखिए इसका मिसयूज करने लगे पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान वाले क्या करते थे कि वहाँ पाकिस्तान में शादी किए और यहाँ पे अपनी पत्नी को भेज दिए, तो यहाँ पे उनके बच्चे पैदा हो गए, यहाँ की पॉल्यूशन है वो बढ़ गया, मतलब कि जनसंख्या विस्फोट हो गया। तो जनसंख्या के साथ साथ वो जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर के आतंकवादी बन जाते हैं और बम चलाने लगते हैं। तो इसका मिसयूज करने लगे थे पाकिस्तानी। सबसे ज़्यादा मिसयूज किसने किया? तो पाकिस्तान ने किया था इसका। बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर यहाँ पे ये गलत था। तो इसमें फिर यहाँ पे सुधार किया गया 1986 यानी 1986 में सबसे पहले सुधार किया गया। उसमें बताया गया कि अगर माता और पिता दोनों में से कोई यहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो वो वैलिड होंगे इंडियन सिटीजनशिप के लिए। फिर इसके बाद 2003 में इसके लिए सुधार किया गया था। तो उसमें कहा गया था कि दोनों वैलिड होने चाहिए। अगर माता पिता दोनों वैलिड हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए तभी उनके बच्चों को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। तो इसके लिए काफ़ी सुधार होगा। वहाँ पे इतनी सारी विपरीत परिस्थितियाँ थी, तो जितने काम हुए ठीक ठाक हुए, है ना। अब एक ही बार में एल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़ी ना बन जाएंगे। बाय डिसेंट वंशानुगत तरीके से, देखिए अक्सर हम जितने भी 90% से अधिक युवा हैं उन सबको हमारे वंशानुगत तरीके से ही नागरिकता मिली है। वंशानुगत तरीके से मतलब कि हमारे पिताजी को नागरिकता मिली थी, उनके पिताजी को हमारे दादाजी को नागरिकता मिली थी, उसी के आधार पर हमको नागरिकता मिल गई है। तो वंशानुगत तरीके में एक यहाँ पे क्या कमी थी कि यहाँ पे पिता, इसमें कहा गया था कि अगर पिता यहाँ के भारत के नागरिक हैं तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अभी देखिए जो करीना कपूर है वो इंग्लैंड गई हुई थी, तभी उसका एक बच्चा हुआ था, सैफ अली खान और करीना कपूर। तो अब अगर उसके पिताजी यानी सैफ अली खान भारत के नागरिक हैं तो उसके बच्चे को नागरिकता मिल जाती। लेकिन यहाँ पे पिता के आधार पर यहाँ पे गलत है, क्योंकि माँ हक में रखती है अपने, तो वहाँ पे माता का भी धर्म होता है। माताओं ने यहाँ पे केस कर दिया, महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ से फैसला निकल के आया कि माता पिता दोनों का यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप के लिए एक वैलिड होना चाहिए, तभी यहाँ पे वंशानुगत तरीके से नागरिकता मिलेगी। इसके बाद तीसरा आता है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब है पंजीकरण के माध्यम से। पंजीकरण मतलब फॉर्म भर के यहाँ पे हम किस तरीके से नागरिकता ले सकते हैं। तो इसका भी अब देखिए क्या होता था कि पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पे आए, तो पाकिस्तान से आए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, तो यहाँ पे कहा गया है कि 7 साल तक रुकना पड़ेगा। अभी इससे कुछ साल पहले 5 साल यहाँ पे था। अक्सर हम गलती कर देते हैं। अभी रिसेंटली देखिए क्वेश्चन जब भी पूछेगा किसी एग्जाम में तो रिसेंट डेटा पूछता है। तो अगर वहाँ पे आएगा तो 7 साल हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 7 साल का जो होगा हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा। पंजीकरण तभी होगा जब हम यहाँ पे 7 साल यहाँ पे रह लेंगे। इसके बाद गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये जाएगा पूरा सिस्टम इसके, या कि हम यहाँ पे विवाह कर लें, ठीक है, विवाह के माध्यम से विवाह कर लें या कि यहाँ पे 7 साल रुकें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद हमें नागरिकता मिले। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि नागरिकता हमें मिल ही जाएगी। अभी आप देखिए जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सारे ग्रेजुएशन वाले हैं उनको यूपीएससी के लिए आईएएस बना दिया जाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसी तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो ज़रूरी नहीं है कि 7 साल यहाँ पर रुकने के बाद आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर मिल ही जाएगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे वो है देसीकरण। देसीकरण का नेचुरलाइजेशन एंड देसीकरण। नेचुरलाइजेशन से आपको एक चीज़ स्पष्ट होगी, यानी भारत की नेचर से, भारत की संस्कृति से घुल मिल जाएं। तो यहाँ पे अगर आप किसी भारत के कला के क्षेत्र में आप आगे हैं, जैसे एक उदाहरण है पाकिस्तान का अदनान स्वामी। अदनान स्वामी गायक थे जो कि पाकिस्तान से भारत में आए थे। उन्होंने काफ़ी भारत को इसमें संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। कई सारी उन्होंने गायकारी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। या कि आप विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर कोई विदेश का आदमी है, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आगे है और वो भारत में आकर के यहाँ रहना चाहता है, तो हमारे देश के लिए अच्छी बात है भाई। आएगा तो हमारे देश का नाम ही बड़ा करेगा, ठीक है। तो कला के क्षेत्र में है कि भारतीय भाषा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपको भारतीय भाषा जो कि अनुसूची 8 में दी गई हैं 22 भाषाएं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, सामी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, पलमपुरी, कोंकणी, बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 22 भाषाओं में से आपको किसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भारतीय भाषा का, ठीक है। अब यहाँ पे 10 साल के लिए आप यहाँ पे रहें भारत में, ठीक है।
तो नेचुरलाइजेशन के लिए 10 साल यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि पंजीकरण के लिए 7 साल रहना पड़ेगा। 10 साल देखिए यहाँ पे देसीकरण दा यहाँ पे भी है, 10 साल यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो ये देसीकरण के लिए 10 साल रहना पड़ेगा और ठीक है। अब अगला जो है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अर्जित भूमि के माध्यम से। यानी अगर किसी हमने देश को मिला लिया है, इसका सबसे बड़ा बढ़िया उदाहरण है, मैंने सबसे पहली बारी क्लास में जब हमने पॉलिटी की शुरुआत की थी तो मैंने बताया था सिक्किम को 16 मई 1975 को मिला लिया गया था। सिक्किम को हम हमारे देश में मिला लिया गया था, वो एक विदेशी देश था, स्वतंत्र देश था, उसको मिला लिया गया है 16 मई 1975 को। तो इनकॉर्पोरेशन अर्जित भूमि की मदद से यहाँ पे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसे नियम हैं, 3 ऐसे नियम हैं जिनके माध्यम से हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी त्याग के माध्यम से। अब मान लीजिए कि आपने किसी दूसरे देश में नागरिकता ली हुई है, अगर आप माने इंग्लैंड की नागरिकता ली हुई है, किसी और देश की नागरिकता ली हुई है, तो आपकी नागरिकता भारत से क्या कर दी जाएगी, यहाँ पे छीन ली जाएगी। इसके बाद आता है बर्खास्त कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप कोई देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए चाइना का और भारत का युद्ध हो गया और आप चाइना जय हो, चाइना की जय हो ऐसा आप कह रहे हैं, या कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान की जयकार कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे बर्खास्त कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री यहाँ भारत में आया हुआ है, अब आप पत्थर लेकर, वो ताजमहल देख रहा है, अब यहाँ से आप पत्थर उठाएं और पत्थर फेंक के मारने लगें, तो ये सारी प्रक्रियाएं करने पर आपकी ये बर्खास्त कर दी जाएगी। यहाँ पे बोला जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा कि नहीं ये देश का है ना किसी का, ये पागल आदमी है, ये किसी देश का नहीं है। इसके बाद वंचित कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि देश के लिए सही नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको वंचित कर दिया जाएगा भारत से, भारत की नागरिकता से। देश विरोधी कार्य करने पर यहाँ पे वंचित कर दिया जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो कि कई बार एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं कई परीक्षाओं में, जैसे कमीशन लेवल जैसे बड़े एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में पूछ लिया गया। कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि देश जो हमारी देश की नागरिकता है, ये हमारी जो नागरिकता है वो 85% विदेश से ली गई हुई है और विदेश में भी सबसे ज़्यादा ली गई है ब्रिटेन से। हमारे जो देश की नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। दूसरा है प्रकार, यानी हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता है, एकहरी या किस तरह की नागरिकता है, तो एकहरी नागरिकता है। अभी जम्मू कश्मीर इसमें एक एक्सेप्शन था, यानी इसमें दोहरी नागरिकता थी। हमारे देश में दोहरी नागरिकता थी, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता थी। लेकिन अब जो है ये मोदी जी ने दिया, यहाँ पे 370 लगा कि ये हटा दिया जम्मू कश्मीर की जो संविधान वगैरह थे, तो यहाँ पे जो नागरिकता है हमारे देश की वो एकहरी है। एकहरी नागरिकता का मतलब है कि हमारे, जैसे हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश का कोई भी आदमी होगा वो ये नहीं बोलेगा कि मैं मध्य जा करके वो कहीं पे ऑफिसर से ये नहीं बोलेगा कि मेरी नागरिकता बना दीजिए मध्य प्रदेश की, वो बोलेगा कि मैं देश का, यानी भारत देश का नागरिक हूँ। ठीक है। अधिनियम, इसके लिए सबसे पहले जो अधिनियम लाया गया था वो अधिनियम लाया गया था 1955 को, जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि इसके लिए सबसे पहले अधिनियम यानी कानून बनाया गया था 1955 को। 26 नवंबर भी यहाँ पे आप लिख लीजिए, 26 नवंबर को यहाँ पे बनाया गया। 26 नवंबर 1955 को पहला संशोधन कब किया गया था, तो फर्स्ट संशोधन किया गया था इसमें 1986 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मंत्रालय, यानी नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून होते हैं वो कौन सा मंत्रालय बनाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय बनाता है। प्राप्ति की विधियाँ कितनी हैं, 5 हैं। लॉस करने की कितनी विधियाँ हैं, तो 3 हैं। समझ में आ गया। देखिए इसके बाद यहाँ पे एक हमें टर्म्स और कंडीशंस हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अगली वाली वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इन सारे टॉपिक्स पे हमें डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनमें से कई लोगों को लगता होगा कि एनआरसी आज का टॉपिक है। एनआरसी आज का टॉपिक नहीं है। एनआरसी की नींव आज से लगभग 800 साल पहले पड़ गई थी। आज यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा इसमें बवाल हुआ है, तो एनआरसी को समझेंगे। 2019 में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, तो एनआरसी को हम फुल डिटेल में समझेंगे। इसके बाद एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, सीएए, एनआरसी और करेंगे अच्छे तरीके से। तो आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।